कांग्रेस को बाबा साहब कभी जिंदगी में साथ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी बाद में आई। मान्यवर कांशीराम जी ने दोनों के बारे में सापनाथ और नागनाथ कहा उनको। तो एक सापनाथ है तो एक नागनाथ है, ऐसा कांशीराम जी कहते हैं। वो सापनाथ और नागनाथ है तो बहुजन समाज पार्टी के आप और हम नेवलनाथ है, आप समझ लो। सांप के जहर का तोड़ अगर किसी के पास में होता है तो नेवले के पास होता है। वो एमआईएम नाम की एक पार्टी थी जिसको हमको लगता था कि बड़े तेवर में तेज तर्रार शब्दों में बीजेपी के ऊपर प्रहार करती है, तो पता चला अकोला जिले के आकोट नगर पालिका में वो भी उससे मिल गए। भारतीय जनता पार्टी देश की बहुत बड़ी एक नंबर की पार्टी होगी, लेकिन आपको बता रहा हूं मैं, इस भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी है कि वो किस किस को साथ में ले रहे हैं और किसको किसको अपने साथ जोड़ रही है उनको ही अंदाजा नहीं है। और मजाक में तो ये भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी बची ही नहीं है, पूरे कांग्रेस के लोग ही उसको चला रहे हैं। कौन है ये भारतीय शरणार्थी? ये भारत के ही लोग, भारत ही देश में शरणार्थी कैसे? सवाल खड़ा किया कांशीराम जी ने। ये शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और मुंबई तक सीमित नहीं, ये पूरे देश की हालत है। और कांशीराम जी ने हमारे सब लोगों के लिए एक आंदोलन खड़ा किया। तब तो कांशीराम जी के भारतीय शरणार्थी आंदोलन को आप लोगों ने, हमने साथ नहीं दिया, हम समझ नहीं पाए उस बात को। लेकिन आज जब समस्या ऐसी सर पे चढ़ी है कि हमारे जीने मरने की नौबत आई है। कल धारावी देखो, आपको पता है धारावी सबसे बड़ी जोगड़पट्टी है। आज धारावी के लोग अपनी जान हाथ में लेकर जी रहे हैं कि कल हमको उठाया जाएगा और कहां भेज दिया जाएगा पता नहीं। अडानी को धारावी की झोपड़पट्टी की पूरी जगह देकर धारावी में रहने वाले तमाम लोगों को भगाने की षड्यंत्र साजिश चल रहा है। आज धारावी का नंबर है, कल आपका आएगा। उपवास करते हो कि नहीं? कभी करते हैं ना? नहीं करते होंगे तो मैं बोल रहा हूं इसलिए करो, उससे सेहत अच्छी रहती है। और उपवास करेंगे क्यों? उस दिन हम शपथ लेंगे सुबह 6 बजे खाना खा के निकलो अपने घर से, कोई दिक्कत नहीं। 6 बजे उठकर खाना खा लो, 7 बजे अपने अपने बूथ पे चले जाओ। सब कार्यकर्ता लोगों को बता रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। और सुबह 7 बजे से लेकर जब तक पोलिंग बूथ चालू है तब तक वहां चौकन्नी निगरानी करना है, एक एक आदमी का वोट लगाना है। 5 बजे के बाद जब वोटिंग खत्म होगा, वोटिंग मशीन सील कराकर वो अपनी जगह पर जाएगी तब तक, और सही जगह पर सही तरीके से वोटिंग मशीन पहुंचने तक हमारे लोग चौकन्ने रहेंगे। और उसके बाद शाम को हमारा उपवास छूटेगा। कि बहन जी ने 4-4 बार यूपी में सरकार लाई, वो ऐसे हवा की बातों से थोड़ी आई है। लोगों ने कुर्बानी दी है, लोगों ने त्याग किया है। आप लोगों को शायद पता हो, ये इस तरह के लोग भूखे दिन भर रह के पूरा काम जब तक होता नहीं, हर बूथ का बंदा ये सोचता है कि मेरे बूथ पे जितने वोट है उतने जब तक नहीं गिरेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, पूरा दिन काम करते तब जाके सरकारें बनती है। यार हवा बदल रही है, कोई आएगा बताएगा बीएसपी का कुछ नहीं है, भरोसा मत रखना। 18-20 लाख लोग बहन जी की एक आवाज पे आए थे लखनऊ में पिछले महीने। बीएसपी की हवा कभी खत्म नहीं होगी, आप शायद याद रखना। एक इशारे पे 20 लाख लोगों को बुलाने की ताकत आज देश के प्रधानमंत्री में भी नहीं है, याद रखना। जिस दिन वोटिंग होगा 15 जनवरी को, आपको पता है बहन मायावती का जन्मदिन है, तो क्या जन्मदिन का आप गिफ्ट दोगे बहन जी को? बहन जी को क्या गिफ्ट देना चाहते हो? आप अपना वोट दो, और एक आदमी अगर गिफ्ट देना चाहता है तो अपना वोट दे। आज कांशीराम जी का साया जिसको कहा जाता है, कांशीराम जी का साया करके बहन जी साथ में रही और जाने के बाद भी कांशीराम जी के आंदोलन को चला रही है। तीसरे नंबर की पार्टी की तरफ से मैं ऐलान करता हूं, आपको आगाह करने आया हूं साथियों, अगर आज भी नहीं जागे, आज भी नहीं सुधरोगे बहुजन समाज वालों, तो तुम्हारी दास्तां तक न होगी इतिहासों में। भारतीय जनता पार्टी को इतने खराब दिन आ गए कि फिल्म के सितारों को बुला कर भाषण करवाने पड़ रहे हैं। फिल्मी सितारों को बुलाकर भाषण करवाने पड़ रहे हैं।
यहाँ उम्मीदवार नहीं मिला तो बाहर से उम्मीदवार लाकर खड़ा करना पड़ रहा है। हमने तो आपकी जमीन से जुड़ा हुआ भूमिपुत्र आपको उम्मीदवार दिया है। ये सारी चीजों का आप ख्याल रखना। चिराग मेरे देखकर मचल रही है हवा, और आजकल कुछ ज्यादा ही जोरों से चल रही है हवा। कल तक जो बना रहे थे किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। और कहीं हमें इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में हमारा भी हक है यारो, मगर कोई बुला बुला के देगा, इस धोखे में मत रहना। साथियों, भारत देश के बहुजन समाज को संघर्ष की प्रेरणा देने वाले हमारे संत गुरु महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के हमारे उम्मीदवार भाई महेंद्र पाटिल, इनकी प्रचार के लिए आयोजित इस सभा में बड़ी भारी संख्या में उपस्थित इस 135 वार्ड के आप सभी नागरिक मतदाता भाइयों बहनों बंधुओं और बहनें, साथियों, इस मंच के ऊपर आप सभी लोग जो देख रहे हो, इस 135 वार्ड के एक लाडले नेता हमारे भाई शब्बीर पेटकर भी इस मंच के ऊपर महेंद्र दादा के साथ, महेंद्र पाटिल जी के साथ मौजूद है। इस जोड़ी के बारे में मैंने आपको बाहर से आकर कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि महेंद्र पाटिल और शब्बीर पेटकर जी का इस मंडाला के बस्ती को खड़ा करने में क्या योगदान है। मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपको यह आश्वासित करने आया हूं कि बिना किसी पद के, बिना किसी आमदार की, खासदार की बोलो या नगर सेवक होते हुए भी अगर ये लोग हमारे उम्मीदवार यहां पर पानी पहुंचा सकते हैं, यहां पर बिजली पहुंचा सकते हैं, आप लोगों की ये झुग्गी झोपड़ियां जो चारों तरफ फैली हुई है इस मंडाला में, जब ये टूटने की नौबत आई तो अपनी जान की बाजी लगाकर इसको गिरने से रोक सकते हैं, तोड़ने से रोक सकते हैं। तो साथियों, अगर आप इनको नगर सेवक बनाकर भेजते हो तो हमारे इस भाई को एक बड़ी ताकत मिलेगी और आपकी झोपड़ियों को, आपकी झोपड़पट्टी को किसी भी तरह की समस्या, आप हम लोग यहां से जब आते हैं तो आप देखते हो रोज यहां पे रहना पड़ता है आपको। कई सालों से यहां आप रह रहे हो। इतने सालों में जिस शिवसेना ने महानगर पालिका के ऊपर राज किया, इतने सालों में जिस भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ में मिलकर राज किया, इतने दिनों में कांग्रेस जैसी पार्टी ने देश के ऊपर, राज्य के ऊपर इतने सालों तक राज किया, किसी ने भी हमारे दुख दर्द को, हमारे तकलीफों को दूर करने की कोई भी कोशिश नहीं की। अगर कोशिश की होती तो आज भी यहां चलने के लिए ढंग की सड़क नहीं है। आज भी हमारी इधर सैनिटेशन की नालियों की समस्या जैसी की वैसी है। आज भी हमारे बच्चों के लिए न ढंग की स्कूल है, न हमारे लोगों के लिए ढंग का अस्पताल इधर है। कल हमने उधर 30 फीट रोड पे 2 दिन पहले सभा की। उस 2 दिन पहले सभा जो 30 फीट रोड पे हुई, उधर पता चला कि यहाँ बड़ा अस्पताल तो छोड़ो, यहाँ पे डिस्पेंसरी भी का भी अभाव है। अब साथियों, हमारे लोग अगर बीमार पड़ जाए तो क्या होगा? हमारे लोग अगर पानी के लिए मरमरे जा रहे हैं तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा जाना चाहिए। और फिर हमको लगता है हम बड़ा आंदोलन करेंगे तो पानी आएगा, हम बड़ा आंदोलन करेंगे तो हमारी समस्या छूट जाएगी। साथियों, जब चुनाव का समय आता है उस वक्त बिना आंदोलन किए मैं आपको रास्ता बताता हूं।
आप लाख हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में बीएमसी के ऑफिस में जाके मोर्चा निकालते हो, चिल्लाते हो, नारे देते हो, घोषणा देते हो, छोटी मोटी समस्या के लिए अपनी एनर्जी लगाते हो। लेकिन ये चुनाव बाबा साहब अंबेडकर ने हमको एक हथियार दिया है, वोट का हथियार। आपको बता रहा हूं, आप ये 15 जनवरी को देखो, मैं आपको बताता हूं, आपने कई मोर्चे निकाले, मैं जानता हूं, मैं इस मंडाला से नया नहीं हूं, परिचित हूं। कई मोर्चे आप लोगों ने निकाले अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन समस्या छूटी? आप लोग बताओ मुझे, एक भी समस्या आपकी छूटी हुई नजर नहीं आती। अगर मोर्चे निकालने से समस्या नहीं छूटी तो मैं आपको, बाबा साहब ने हमको जो मैसेज दिया है वो मैसेज लेके आया हूं। बाबा साहब ने अपने लोगों को वोट का अधिकार देकर ये कहा कि अपनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए आप लोगों को एक सादा सा काम करना है। जब आपके उम्मीदवार मैदान में खड़े रहेंगे जिसके ऊपर आपकी समस्या छुड़ाने की जिम्मेवारी है, तो वोटिंग वाले दिन उस उम्मीदवार को वोट करना है। वोट भी आपको जाकर चुपचाप, एक छोटा सा बॉक्स बना रहता है, उसके अंदर जाओ, बटन दबाओ, चुपचाप वापिस आ जाओ। ना नारा लगाने की जरूरत है, ना घोषणा देने की जरूरत है। अगर आपको काम न करने वालों को सबक सिखाना है और काम करने वालों को जिता कर देना है, तो मैं आपको बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बता रहा हूं कि हमने महेंद्र पाटिल जी को उम्मीदवारी यहां पर दी है। 40 साल आपके साथ ये आदमी कंधे से कंधा लगाकर आपके सुख दुख में खड़ा है। न किसी की जाति देखी, न किसी का धर्म देखा, सबके साथ ये आदमी खड़ा है। और वैसी ही पार्टी भी उन्होंने चुनी है चुनाव लड़ने के लिए, बहुजन समाज पार्टी, जो इस देश की तीसरे नंबर की बहुजनों की पार्टी है। कांग्रेस बीजेपी पहले दूसरे नंबर पे होगी, लेकिन हमें भी गर्व है, हम महसूस करते हैं, फक्र महसूस करते हैं कि मान्यवर कांशीराम जी के मेहनत से बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। और मान्यवर कांशीराम जी के जाने के 20 साल के बाद आज भी बहन जी के दमदार लीडरशिप के अंदर बहुजन समाज पार्टी आज भी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, बरकरार है दर्जा। और ये मैं बीएसपी का नेता हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, ये हम बीएसपी के कार्यकर्ता है इसलिए नहीं बोलते। ये इस देश का चुनाव आयोग का रिपोर्ट है कि देश में अगर भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पे और कांग्रेस 2 नंबर पे होगी, जो हमारी नहीं है, तो हमारी खुद की बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। और साथियों, अगर इस बात को हम लोग समझ जाए, मुझे पता है यहाँ पर रहने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश बिहार से आए हुए हैं। आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी की नेता, जब हमारे बहन मायावती जी का शासन उत्तर प्रदेश में था, 4 नंबर तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी ऐसे ही नहीं बनी है, ऐसे ही नहीं बनी है। और जब बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत बहन जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में थी, तो आपने देखा है कि यहाँ छोटे मोटे गुंडे आकर दादागिरी करने की कोशिश करते हैं। गुंडों का डर दरा दिखाकर हमारे वोटों को लूटता जाता है। अरे जब बहन जी की हुकूमत उत्तर प्रदेश में थी, आप लोगों को अच्छे से मालूम है, आप आए दिन हर साल में 2 बार यूपी जाते हो, मुझे पता है। तो जब बहन जी की सरकार यूपी में थी, तो गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाया करते थे। और रही अफसरों की बात, अफसर काम नहीं करते, तो अफसर बहन जी का इशारा मिलते ही अपने काम को लग जाते थे। जितना काम किसी सरकार ने 50 साल में नहीं किया, बहन जी ने 5 साल में करके दिखाया। ये चमत्कार उत्तर प्रदेश ने देखा। अब आप बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश की बातें भाई महाराष्ट्र में क्यों बता रहे हो? उत्तर प्रदेश की बातें महाराष्ट्र में क्यों बता रहे हो? तो हमारे महाराष्ट्र के लोगों को बताना इसलिए जरूरी है कि महाराष्ट्र में लोगों को गुमराह करने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं बता इसलिए रहा हूं महाराष्ट्र के हमारे लोगों को,
सात नंबर बटन की निशानी पर देकर अपने बच्चों का आने वाला कल सवाल। हमारे लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं, आपके माध्यम से ये पूरे महाराष्ट्र में बात जाएगी। लोगों को क्या गुमराह किया जा रहा है महाराष्ट्र में? आपको उत्तर भारतीय चाहिए कि मराठी चाहिए? लोगों को देखो, जिन्होंने लोगों में झगड़े लगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है, वही लोग आज दोस्ती की दुहाई देके बातें कर रहे हैं। एक चीज आपको बताता हूं, अगर हमारे महाराष्ट्र में आने वाले लोग हमारे उत्तर भारत से आप लोग आए हो, अपनी रोजी रोटी के लिए आए हो, लेकिन आप अगर महाराष्ट्र में रहने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, महात्मा फुले, बाबा साहब अंबेडकर को अपना मसीहा मानते हो, तो हमें यह फर्क नहीं पड़ता है कि आप उत्तर भारत से आए या मराठी हो। ये लोगों में झगड़े लगाने के लिए की हुई चाल है। मैं महाराष्ट्र के अपने साथियों को आगाह कर रहा हूं, ज्या लोकांना असं वाटतं, महाराष्ट्रातील ज्या लोकांना राजकारण्यांना असं वाटतं मराठी आणि परप्रांतीय, भारतीय माझे बांधव आहेत, सारे भारतीयांचा मला अभिमान आहे। प्रतिज्ञा घेणाऱ्या लोकांना सांगू इच्छितो की जर सगळे भारतीय माझे बांधव आहेत, तर उत्तर प्रदेश, बिहार मधले लोक परप्रांतीय कसे? हा प्रश्न बहुजन समाज पार्टीच्या माध्यमातून आम्ही विचारतोय। आणि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेशात जर महात्मा फुलेंच्या नावाने, शाहू महाराजांच्या नावाने, बाबासाहेबांच्या नावाने, रमाईच्या नावाने, आमच्या या महापुरुषात, महाराष्ट्रात जन्मलेल्या महापुरुषांच्या नावाने जर उत्तर प्रदेशात स्मारक, विद्यापीठ, जिल्ह्यांची नावं देत असेल, तर उत्तर भारतातल्या बीएसपीच्या लोकांना, बीएसपीच्या आमच्या नेत्यांना, पक्षाला काही प्रॉब्लेम नाही, तर उत्तर प्रदेशातून आलेल्या आमच्या भाऊ बहिणींचा आम्हाला प्रश्न असण्याचा, प्रॉब्लेम असण्याचं काही कारण नाही। त्यामुळे या बायकाव्यात आपण यायचं नाही। प्रश्न या देशात, या महाराष्ट्रात, या मुंबई शहरामध्ये भाषेचा नाहीये, भाषेचा प्रश्न नाहीये। प्रश्न या महाराष्ट्रात आमच्या तुमच्या लोकांच्या जगण्या मरण्याचा आहे। ही कॉर्पोरेशनची, नगरपालिकेची, महानगरपालिकेची निवडणूक आहे। या निवडणुकीमध्ये कोण कोणत्या भाषा बोलतो हे महत्वाचं नाही। तुम्हाला ज्यांच्याकडे सत्ता होती 25 वर्ष, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, 25 वर्षामध्ये मुंबईचं तुम्ही काय केलं ते बघा। हे बहुजन समाज पार्टीच्या माध्यमातून सांगण्यासाठी आम्ही मैदानात उतरलेलो आहे। दरवर्षी पाणी तुंबणं, दवाखान्यामध्ये गेलं तर पेशंटला सिटी स्कॅन काढण्यासाठी बाहेर जावं लागणार, महानगरपालिकेच्या शाळेत ऍडमिशन घ्यायची तर शाळेमध्ये शिक्षक नाही, शाळेची बिल्डिंग नाही। काय केलं मुंबईमध्ये? कोणत्या वार्डांमध्ये, झोपडपट्ट्यांमध्ये रस्ते बघा तुम्ही। मैं याद करता हूं मान्यवर कांशीराम जी को, आप लोग हमको परप्रांतीय बोलते हो। मान्यवर कांशीराम जी का किस्सा मैं आपको बताता हूं। कांशीराम जी की सोच और दृष्टि, विजन क्या था ये मैं बताता हूं। देखो, एक जमाने में पाकिस्तान और भारत का जब बंटवारा हुआ तो लोग भारत में आए थे पाकिस्तान से, उनको रेफ्यूजी वर्ड यूज करते, रेफ्यूजी, शरणार्थी, शरणार्थी बोलते। तो दूसरे देश से अपने देश में आए हुए लोगों को शरणार्थी बोलते हैं। मान्यवर कांशीराम जी ने अपने आंदोलन को चलाने के लिए हमारे लोगों के समस्याओं को सही तरीके से पहचाना और एक शब्द इस्तेमाल किया, भारतीय शरणार्थी। भारतीय शरणार्थी, और उनके लिए एक आंदोलन भी खड़ा चलाया, पूरे देश में चलाया। क्या है मैं समझाता हूं आपको। कौन है ये भारतीय शरणार्थी? ये भारत के ही लोग, भारत ही देश में शरणार्थी कैसे? सवाल खड़ा किया कांशीराम जी ने, क्यों शरणार्थी के जैसे जीवन जीना पड़ता है? आप, हम सब लोग अपने अपने गांव, शहर, कस्बे छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और वहां बस जाते हैं। हम जब बड़े शहरों में जाते हैं तो ऐसी झोपड़पट्टियों में, झुग्गी झोपड़ियों में हमें अपना आसरा ढूंढना पड़ता है, रहने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। ऐसी जगहों पे जहां
नाले के किनारे पे झोपड़पट्टियां है, पानी की गटर की लाइन के बाजू में झोपड़पट्टियां है, रेल के पटरी के बाजू में झोपड़पट्टियां। आप देखो मुंबई में, और ऐसा पूरे मुंबई में ही नहीं बल्कि भारत के बड़े बड़े सब शहरों में ये हालत है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो गांव देहातों में जाति का शिकार, दमन से तंग आकर अपने आत्मसम्मान को, अपने स्वाभिमान को और अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करने के लिए शहरों में आए। और ये शहरों में आए हुए बहुजनों के लोग आज भी शहरों में उसी तरह का गंदगी भरा जीवन जीने के लिए मजबूर है। साथियों, ये शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और मुंबई तक सीमित नहीं, ये पूरे देश की हालत है। और कांशीराम जी ने हमारे सब लोगों के लिए एक आंदोलन खड़ा किया। तब तो कांशीराम जी के भारतीय शरणार्थी आंदोलन को आप लोगों ने, हमने साथ नहीं दिया, हम समझ नहीं पाए उस बात को। लेकिन आज जब समस्या ऐसी सर पे चढ़ी है कि हमारे जीने मरने की नौबत आइएगा। कल धारावी देखो, आपको पता है धारावी सबसे बड़ी जोगड़पट्टी है। आज धारावी के लोग अपनी जान हाथ में लेकर जी रहे हैं कि कल हमको उठाया जाएगा और कहां भेज दिया जाएगा पता नहीं। अडानी को धारावी की झोपड़पट्टी की पूरी जगह देकर धारावी में रहने वाले तमाम लोगों को भगाने की षड्यंत्र साजिश चल रहा है। आज धारावी का नंबर है, कल आपका आएगा। जब धारावी की जमीन चली जाएगी तब आप ही की बचेगी। आज धारावी के लोगों के संघर्ष में मंडाला के लोग शामिल नहीं है क्योंकि वो धारावी का प्रॉब्लम है। जब धारावी खत्म करके ये जमीन को बेचकर राज चलाने वाले लोग जब इधर देखेंगे कि यार मंडाला में, मानखुर्द में, शिवाजी नगर में भी हजारों एकड़ जमीन पड़ी है झोपड़ियों की, तो आपके ऊपर नजर पड़ेगी। मैं बोल रहा था, शब्बीर भाई बता रहे कि नजर पड़ेगी नहीं साहब, नजर पड़ चुकी है। क्लस्टर सर्वे हो चुका है। आज वो संकट में है, कल आप आओगे। हम आपको आगाह करने आए। क्या समझ लगे? देवनार कचरा डेपो है ना, हाँ, डंपिंग ग्राउंड का जमीन 300 एकड़, बड़े बड़े एकड़ों में, सैकड़ों में काम चल रहा है। साथियों, आज अगर नहीं जागोगे, 35 साल 40 साल पहले कांशीराम जी ने ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हमारे लोगों को बचाने की कोशिश की। आज कांशीराम जी का साया जिसको कहा जाता है, कांशीराम जी का साया करके बहन जी साथ में रही और जाने के बाद भी कांशीराम जी के आंदोलन को चला रही है। तीसरे नंबर की पार्टी की तरफ से मैं ऐलान करता हूं, आपको आगाह करने आया हूं। साथियों, अगर आज भी नहीं जागे, आज भी नहीं सुधरोगे बहुजन समाज वालों, तो तुम्हारी दास्तां तक न होगी इतिहासों में। हमको समझना पड़ेगा, हमको ये सीखना पड़ेगा और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जो कभी हमारे थे नहीं, वो हमारे तरक्की का रास्ता नहीं ढूंढ सकते। कांग्रेस को बाबा साहब कभी जिंदगी में साथ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी बाद में आई। मान्यवर कांशीराम जी ने दोनों के बारे में सापनाथ और नागनाथ कहा उनको। तो एक सापनाथ है तो एक नागनाथ है, ऐसा कांशीराम जी कहते हैं। और दोनों भी हमारे इंसानों के भले ही वाले जानवर नहीं है, बराबर। वो सापनाथ और नागनाथ है तो बहुजन समाज पार्टी के आप और हम नेवलनाथ है, आप समझ लो। सांप के जहर का तोड़ अगर किसी के पास में होता है तो नेवले के पास होता है। एक शायर कहता है कि उजले उजले कपड़े पहने काले मन के काले सांप, और इंसानों की शक्ल में देखे रूप बदलने वाले सांप। उजले उजले कपड़े पहने काले मन के काले सांप, इंसानों की शक्ल में देखे रूप बदलने वाले सांप। अभी रूप बदलने वालों का नजारा आपको पता है, पहले थोड़ा ठीक था 10-20-15 साल तक कि ये कांग्रेस वालों के ग्रुप में रहते थे कुछ लोग, कुछ बीजेपी वालों के ग्रुप में रहते थे, तो हमको पहचानने में आसानी हो जाती थी कि ये कांग्रेस वाले हैं और ये बीजेपी को मानने वाले हैं। अब ऐसा है कि कौन किधर जाएगा, आज सुबह जो साथ में और रात में किधर जाएगा मालूम नहीं, जो रात में साथ में घूम रहा था वो सुबह कहाँ जाएगा पता नहीं।
अब ले दे के कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के विरोधी पार्टियां हम समझते थे। अंबरनाथ के अंदर नगर पालिका में उन्होंने वो भी चूक दे, वो भी हिसाब साफ कर दिया। हम अलग अलग नहीं भैया, हम एक ही है, अलायंस कर दिया। वो एमआईएम नाम की एक पार्टी थी जिसको हमको लगता था कि बड़े तेवर में तेज तर्रार शब्दों में बीजेपी के ऊपर प्रहार करती है, तो पता चला अकोला जिले के आकोट नगर पालिका में वो भी उससे मिल गए। भारतीय जनता पार्टी देश की बहुत बड़ी एक नंबर की पार्टी होगी, लेकिन आपको बता रहा हूं मैं, इस भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी है कि वो किस किस को साथ में ले रहे हैं और किसको किसको अपने साथ जोड़ रही है, उनका उनको अंदाजा नहीं है। और मजाक में तो ये भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी बची ही नहीं है, पूरे कांग्रेस के लोग ही उसको चला रहे हैं। तो ये कुछ अलग नहीं है साथियों, ये साबित कर दिया। बड़े दिनों से हम बोल रहे थे, कांशीराम जी के जमाने से लोग बोलते थे। अब ये इधर से उधर, उधर से इधर, ये जाने का सिलसिला जो चल रहा है, ये रुकना जरूरी है। और अगर रुकना जरूरी है तो जो एक अलग अपनी पहचान लेके चलता है, उसके साथ चलने का मन भारत की जनता बना चुकी है, महाराष्ट्र की जनता बना चुकी है, मुंबई की जनता बना चुकी है। और मुंबई की जनता ने बहुजन समाज पार्टी को अपना नुमाइंदा, बहुजन समाज पार्टी को अपना प्रतिनिधि करके रूप में चुना है। और बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी करके चुनने के बाद 76 उम्मीदवार इस मुंबई के अंदर खड़े हैं। सबसे बड़ी बहुजनों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस मुंबई शहर में उभरी है। तो मैं आपको बता रहा था रंग बदलने वाले सांपों की कथा। उजले उजले कपड़े पहने, उजले उजले कपड़े पहने, उजले उजले काले सांप, इंसानों की शक्ल में देखे रूप बदलने वाले सांप। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या करना चाहिए? मैंने आपको बताया हम कौन है। तो उजले उजले कपड़े पहने, काले मन के काले सांप, इंसानों की शक्ल में देखे रूप बदलने वाले सांप। या तो हम ही फन कुचलेंगे, फन कुचलना है कि नहीं, कुचलना है कि नहीं, आवाज लगा के बोलो, कुचलना है कि नहीं। या तो हम ही फन कुचलेंगे, या फिर नेवले पालेंगे, या फिर अपने मुंह पर डाले भारी भरकम ताले सांप। लोगों में झगड़े लगाने वाली बातें, लोगों को एक दूसरे से जुदा करने वाली बातें, एक दूसरे को लोगों से लड़ाने वाले मुद्दों पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अगर इलेक्शन लड़ना है तो खुल के सामने आ जाओ। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अपने दम पे लड़ने वाली पार्टी है। किसी में दम नहीं कि अपने बलबूते पे अकेला इलेक्शन लड़े। अरे इतनी बात काफी है, मैं आपको इतनी बात बताता हूं, उतनी काफी है कि बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ती है। और चाहे उधर आपके साथ 10 साथी हो, बीजेपी के साथ 10 से ज्यादा पार्टियां हो, और हमारे पास हम अपने दम पे लड़ने वाली पार्टी हो, खुद के दम पे लड़कर भी हमने अपना बिहार में इलेक्शन में अपना उम्मीदवार चुन के लाया। पिंटू यादव, सतीश भैया उसका नाम है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी कोई साधारण पार्टी नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, तीसरे नंबर की पार्टी है। और महाराष्ट्र के लोगों ने, जनता ने, मुंबई की जनता ने भी बीएसपी को अभी अपना मानना शुरू किया है। साथियों, हमने आपको देखा है, आपकी साथियों इधर की जो समस्याएं है, उन समस्याओं से इजाद पाने के लिए हमने ऐसा उम्मीदवार दिया है कि जो किसी को डरेगा नहीं। आपको लगता है महेंद्र पाटिल डरते हैं किसी से? तो गुंडों का डर निकल गया। हमने ऐसा उम्मीदवार दिया है, दादा आपके बारे में मैं आपके भरोसे पे बोल रहा हूं, ऐसा उम्मीदवार दिया है कि जो डरेगा नहीं। ऐसा उम्मीदवार दिया है, इतना पैसा है इनके पास कि ये पैसे में बिकेगा भी नहीं, लालच में नहीं आएगा। तो जो डरेगा भी नहीं और बिकेगा भी नहीं, तो करेगा क्या? आप लोगों की आवाज बनकर मुंबई महानगर पालिका से आपको जो जो चाहिए वो चीज लाके देखा, ये मेरा आपको वादा है। हमने आपकी प्रॉब्लम समझकर आपको उम्मीदवार दिया है, हमने अपना फर्ज निभाया है साथियों। और नेशनल पार्टी का फायदा क्या होता है? कितने नंबर पे अपन?
आपको निशानी बहुत, वो मशीन पे ज्यादा ढूंढने का भी काम नहीं, कहाँ है कितने नंबर पे, कुछ नहीं बताने की जरूरत। अपनी निशानी 1, 2 या 3 नंबर पे रहती है हमेशा। नेशनल पार्टी का ये फायदा होता है। बहन मायावती के हम शुक्रगुजार हैं, हम आभारी हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि कांशीराम जी के जाने के बाद भी आज तक बहन जी ने अपनी सक्षम नेतृत्व में हमारी इस बहुजन समाज पार्टी का 3रे नंबर का दर्जा आज तक कायम रखा, और इसके बाद भी ये कायम रहेगा, इसका विश्वास व्यक्त करते हैं हम। बहन जी के ऊपर इतनी श्रद्धा है। साथियों, बस आपको एक चीज करनी है, अब थोड़े में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अगर पार्टी ने अपना काम किया है, मैंने आपको सब बता दिया, आपके दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है, तो फिर आपको क्या करना है? आपको इलेक्शन वाले दिन जब बहुजन समाज पार्टी इतनी ताकत से, देखो सैकड़ों की तादाद में लोग इस सभा में बैठे हैं, इतनी ताकत से बहुजन समाज पार्टी जब यहां लड़ रही है, तो बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए आप लोगों को डराया जा सकता है। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, आपको धमकाया जा सकता है। आपके वोटों को खरीदने के लिए पैसे वाले दलाल आएंगे इलेक्शन के पहले रात में दिन में, तो अपने वोटों को बेचना नहीं है। ये वोट अगर हम बेचेंगे तो ये समझ के चलो कि हमारे बच्चों का भविष्य बेचने के लिए हम लोग निकले हैं, और जब ये बच्चे बड़े होकर परेशान जिंदगी जिएंगे तब शायद हमको कोसेंगे कि मेरे बाप ने, मेरे भाई ने, मेरे माँ ने अपना वोट बेचा था, इसके लिए मुझे मेरी समस्याओं से आज तक मुक्ति नहीं मिली। साथियों, हमें अपने औलादों की गालियां नहीं खानी है, हम अपने वोट का सौदा नहीं होने देंगे। और जो लोग बीएसपी के वोटर हैं, मुझे जानता हूं मैं, इस मंडाला में 1700 घर है जो बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले लोगों के घर है। ये सिर्फ उम्मीदवार की जवाबदारी नहीं होगी, आज से कम समय बचा है, ये आप सबकी जिम्मेवारी होगी यहां बैठे हुए लोगों की, कि आप सब लोग यहां से घर घर में जाकर बीएसपी का हाथी महेंद्र पाटिल, इनकी निशानी हाथी, बहन मायावती की निशानी हाथी, अपने हर आदमी को एक दूसरे के साथ मिलकर, उम्मीदवार का इंतजार मत करो, उम्मीदवार ने अपना काम करना चालू कर दिया है। अब ये हमारी और आपकी जिम्मेवारी बनती है, हमारे एक एक वोट की रक्षा भी करनी होगी, एक एक वोट को हमारे हाथी निशानी तक लाकर उसका बटन दबाकर हमारे उम्मीदवार को जिताना भी होगा। जिस दिन वोटिंग होगा 15 जनवरी को, आपको पता है बहन मायावती का जन्मदिन है, तो क्या जन्मदिन का आप गिफ्ट दोगे बहन जी को? बहन जी को क्या गिफ्ट देना चाहते हो? आप अपना वोट दो, और एक आदमी अगर गिफ्ट देना चाहता है तो अपना वोट दे, और हम सब मिलकर गिफ्ट देंगे। ये हमारे नगर सेवक की विजयी जीत वाली सीट 16 तारीख को बहन मायावती को हमारे तरफ से एक नगर सेवक मुंबई से हम गिफ्ट देंगे। मुझे आपकी कोशिश में, आपके विश्वास में जरा भी शक नहीं है, शंका नहीं है, लेकिन चौकन्ना रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। मैं नौजवान साथी जितने यहाँ पे खड़े हैं, आप लोगों को सबको आगाह कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, हमारे एक एक वोट की रक्षा हमारे जीत का रास्ता सफल क्लियर करती चलेगी। इसलिए हमारे एक एक वोट को, एक एक भाई को, एक एक बहन को वोट के लिए तैयार करो। अगले 15 जनवरी को सुबह 7 बजे किसी का इंतजार ना करते हुए, 7 बजे से लेकर जितने जल्दी हो सकते हैं सारे के सारे लोगों के अपने वोट हाथी निशानी पर डलवा कर उस दिन हम सब उपवास करेंगे। आप उपवास करते हो? उपवास करते हो कि नहीं? कभी करते हैं ना? नहीं करते होंगे तो मैं बोल रहा हूं इसलिए करो, उससे सेहत अच्छी रहती है। और उपवास करेंगे क्यों? उस दिन हम शपथ लेंगे, सुबह 6 बजे खाना खा के निकलो अपने घर से, कोई दिक्कत नहीं, 6 बजे उठकर खाना खा लो, 7 बजे अपने अपने बूथ पे चले जाओ। सब कार्यकर्ता लोगों को बता रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। और सुबह 7 बजे से लेकर जब तक पोलिंग बूथ चालू है तब तक वहां चौकन्नी निगरानी करना है, एक एक आदमी का वोट लगाना है। 5 बजे के बाद जब वोटिंग खत्म होगा, वोटिंग मशीन सील कराकर वो अपनी जगह पर जाएगी तब तक, और सही जगह पर सही तरीके से वोटिंग मशीन पहुंचने तक हमारे लोग चौकन्ने रहेंगे। और उसके बाद शाम को हमारा उपवास छूटेगा। हम तो बड़े शान से, गर्व से कहते हैं यार कि बहन जी ने 4-4 बार यूपी में सरकार लाई, वो ऐसे हवा हवा की बातों से थोड़ी आई है। लोगों ने कुर्बानी दी है, लोगों ने त्याग किया है,
आप लोगों को शायद पता हो, ये इस तरह के लोग भूखे दिन भर रह के पूरा काम जब तक होता नहीं, हर बूथ का बंदा ये सोचता है कि मेरे बूथ पे जितने वोट है उतने जब तक नहीं गिरेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, पूरा दिन काम करते तब जाके सरकारें बनती है यार। अब ये यूपी में जो हुआ, हम भी उससे सीख लेकर अपने महाराष्ट्र में भी ये नजारा दिखाना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत मंडाला से होगी, ऐसा विश्वास आप लोगों की सबकी तरफ से व्यक्त करता हूँ। हवा बदल रही है, कोई आएगा बताएगा बीएसपी का कुछ नहीं है, भरोसा मत रखना। 18-20 लाख लोग बहन जी की एक आवाज पे आए थे लखनऊ में पिछले महीने। बीएसपी की हवा कभी खत्म नहीं होगी, आप शायद याद रखना। एक इशारे पे 20 लाख लोगों को बुलाने की ताकत आज देश के प्रधानमंत्री में भी नहीं, याद रखना। वो बहन मायावती में इतनी ताकतवर नेता के हम कार्यकर्ता है। इस ताकत को मुंबई में आजमाना है। मुंबई में हमारे महेंद्र पाटिल के हाथी निशानी का 3 नंबर बटन दबाकर 15 जनवरी को बहन जी को गिफ्ट देंगे। हवा बदल रही है, चिराग मेरे देखकर मचल रही है हवा, चिराग मेरे देखकर मचल रही है हवा। लोगों की होश नींद उड़ चुकी है, अभी आपके 135 वार्ड में है। चिराग मेरे देखकर मचल रही है हवा, और आजकल कुछ ज्यादा ही जोरों से चल रही है हवा। भारतीय जनता पार्टी को इतने खराब दिन आ गए कि फिल्म के सितारों को बुला बुला कर भाषण करवाने पड़ रहे हैं। फिल्मी सितारों को बुलाकर भाषण करवाने पड़ रहे हैं। यहाँ उम्मीदवार नहीं मिला तो बाहर से उम्मीदवार लाकर खड़ा करना पड़ रहा है। हमने तो आपकी जमीन से जुड़ा हुआ भूमिपुत्र आपको उम्मीदवार दिया है। ये सारी चीजों का आप ख्याल रखना। चिराग मेरे देखकर मचल रही है हवा, और आजकल कुछ ज्यादा ही जोरों से चल रही है हवा। कल तक जो बना रहे थे किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। ये बदलता हुआ रुख 16 तारीख के विजयी रैली का आधार बने, बीएसपी का उम्मीदवार यहां से नगर सेवक बने। इस आशा और उम्मीद के साथ आपको अपील करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।